हेलो एवरीवन, एम एंड सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 12th टर्म 1 सेशन 2021-22 का सेट 1 देखेंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर का। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरह से सेशन है, जिसे कि आप पेपर के पहले ज़रूर देखें। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट यू visit, you see, you watch this session before going for an examination, क्योंकि ये आपको क्विक रिवीजन में बहुत ही मदद करेगा। और साथ ही अगर कुछ अनटच्ड चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें आप भूल गए हैं, तो उसको रिकॉल करने में ये मदद करेगा। आज का चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर है, उसको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या है उन पॉइंट्स टू रिमेंबर को हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं। तो टर्म 1 के लिए आप सभी जाएंगे, 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो आप जो है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप जो है ये ज़रूर देख के जाएं ताकि आपको रिकॉल करने में दिक्कत ना हो, और कोई भी जो भी एमसीक्यू होगा वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप जो है क्वेश्चन कोई भी उस पर बेस्ड जो होगा वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कभी भी। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला कंसेप्ट है अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। We also write it as R is equal to AB belonging to A cross B, A R B। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए, रिलेशन कैसे डिफाइंड होता है। रिलेशन डिफाइंड होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट्स। तो दो सेट्स वो अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो सेम के लिए आगे हम देखेंगे। अभी तो ये है कि दो अलग अलग सेट्स के बारे में बताया गया है कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए और उसका कोई भी सबसेट जो है रिलेशन होगा, ठीक है। और उसको डिफाइन करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है एक ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि इसमें पोजीशन के जिस पोजीशन पे जो है वो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ए पहले आया है, बी बाद में आया है, तो हमारे पास ए जो है वो जो कैपिटल ए है सेट ए में बिलोंग करेगा, मतलब ए विल बी बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, और जो बी होगा वो बी में बिलोंग करेगा, तभी आपका ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में, ठीक है। तो अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड हाउ वी डिनोट इट। तो आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी सच दैट ए आर बी को आप पढ़ सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। दूसरा पॉइंट है अ रिलेशन ऑन सेट ए इज a subset of Cartesian product A cross A. We also write it as R A B belonging to A cross A, A R B। तो यहाँ पर बात वही हो गई कि A to B था, तो हमारे पास दो सेट्स थे, तो हमने जो है यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका लिया था। अभी ऑन अ सेट A है, तो मतलब ऑन सेट A है तो एक ही सेट है, तो उसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। बाकी ऑर्डर्ड पेयर का जो डेफिनेशन है वो कहीं पर भी रहेगा, तो यहाँ पर भी वही सेम रहेगा। तो अ रिलेशन ऑन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। वी ऑल्सो राइट इट एज आर इज इक्वल टू ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस ए आर बी। यहाँ पर आप जो ध्यान देंगे वो देंगे कि ऑन लिखा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज आपको फ्रॉम अ सेट टू अ सेट ऐसे लिखा होता है। Third point, the set of all first elements of the ordered pairs in a relation R from a set A to a set B is called the domain of the relation। अब जो ordered pair आपने देखा था A, B है, मान रखिए आपके पास ordered pair, तो ये जो है अगर R में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन का एक एलिमेंट है,
तो ए जो है वो क्या हो जाएगा, डोमेन बनाएगा, जबकि मतलब ये जो ए है फर्स्ट कंपोनेंट वो डोमेन बनाते हैं, ये बताया गया है। तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, अब इस तरह के जितने भी होंगे उन सभी का हम जो है, मान रखिए यहाँ पर A1 B1 ऐसे लाई कर रहा है, दूसरा आपका A2 B2 है, तो इन सभी को हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे और वो फिर डोमेन बन जाएगा। मतलब A1 A2 ये सभी आपने किया हुआ है, फिर भी टू रिकॉल, पॉइंट्स टू रिमेंबर हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम उन सभी को रिकॉल कर पाएँ। तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स in a relation R from a set A to a set B is called the domain of the relation R. Fourth point to remember है, the set of all second elements of the ordered pairs in a relation R from a set A to a set B is called the range. तो यहाँ पर range होगा, यहाँ पर जो A B अगर बिलोंग कर रहा है, मान रखिए A1 B1, ठीक है, A2 B2 A2 B2 इसी तरह से एंड सो ऑन है। तो हमारे पास यहाँ पर B1 B2 सो ऑन जो है वो क्या बनाएंगे, अगर हम इसको सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो ये हमारा रेंज बना देगा। ठीक है, तो रेंज क्या हो गया, जो सेकेंड कंपोनेंट से बन रहा है, ये देखिए सेकेंड कंपोनेंट से बन रहा है, ये सेकेंड कंपोनेंट से आया है। तो इस तरह से the set of all second elements of the ordered pairs in a relation R from a set A to a set B is called the range of the relation R. फिफ्थ पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू इस पे बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम अ सेट कंटेनिंग m elements to a set containing n elements is 2 पावर m इंटू n। तो आपको जैसे कोई भी दो सेट्स दे देंगे कि भाई एक सेट A है जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो है 2, और एक दूसरा सेट है जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4। तो आप बताइए कि कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं फ्रॉम अ सेट A टू द सेट B। फ्रॉम द सेट A टू द सेट B कितने हो जाएंगे, तो 2 पावर 2 इंटू 4 यानी कि 2 पावर 8, इतने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस के बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। अब 2 पावर 8 चूंकि ये आसान है वैल्यू निकालना, तो आप जो है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 2 पावर 8 होता है 256। ठीक है, तो आप इस तरह से 256 लिख देंगे। तो यहाँ पर यही हो गया कि ये बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल एंड जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो वो आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम अ सेट कंटेनिंग m एलिमेंट्स टू अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 पावर n इंटू m। ठीक है, या m इंटू n, तो क्योंकि वो कम्यूटेटिव है तो वो आप जैसे मर्जी लिख लीजिए। पॉइंट 6, वी नो दैट फाई सबसेट ऑफ A क्रॉस A होता है and A cross A is also a subset of A cross A. Thus phi and A cross A are two extreme relations. तो बिल्कुल ये extreme relations हुआ, एक में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है और एक में दूसरे में सारे एलिमेंट्स हैं, तो these are two extreme relations। तो ध्यान रखिएगा phi भी एक रिलेशन है क्योंकि वो भी सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का या सेम सेट विद इटसेल्फ, और उसी तरह से जो कोई भी सेट है वो खुद का भी सबसेट होता है। तो कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पूरा ले रहे हैं तो वो भी सबसेट होगा अपने आप का। तो यानी कि फाई और A क्रॉस A 2 एक्सट्रीम रिलेशंस हो गए। तो इन एक्सट्रीम रिलेशंस को नाम दिया जाता है, एक को तो जैसे आपको पता है फाई एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो फाई यानी यहाँ पर भी फाई को हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, और जो पूरा हम ले रहे हैं A क्रॉस A ही ले रहे हैं तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कह देंगे। पॉइंट 7, अ रिलेशन R ऑन अ सेट A इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू R। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो है वो एक्सट्रीम टाइप ऑफ रिलेशन के अलावा भी हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं,
उनमें से पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में ये होना चाहिए कि जैसे मान रखिए कि आपने एक ए सेट लिया हुआ है 1 2, ठीक है, उसके दो एलिमेंट्स हैं, तो आर अगर कोई भी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के हिसाब से जो हम एलिमेंट्स बनाएं तो उन एलिमेंट्स में से ये दो एलिमेंट्स जरूरी हैं, इनके अलावा भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ये दोनों अगर हैं तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए, द सेट ए। तो ए हमने जैसे 1 2 रख लिया, तो उसके सबके जो डबलेट्स होंगे, मतलब 1 1 और 2 2 हो जाएगा अगर हमने 1 2 माना हुआ है तो 1 1 और 2 2 होना चाहिए। इनके अलावे कोई हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर जैसे ही 1 1 और 2 2 मतलब जो भी ए सेट के एलिमेंट्स हैं उनके डबलेट्स अगर आ गए इस रिलेशन में तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद आगे का तो आगे हम कंसिडर करते हैं। पॉइंट 8, a relation R on a set A is said to be symmetric if AB belonging to R implies BA belonging to R. AB belonging to for all, ये देखिए सिंबल जो ये इस तरह से लिखा हुआ है इसको हम for all कहते हैं। ए बी कोई भी दो एलिमेंट्स लिए हुए हैं तो आर्बिट्ररी एलिमेंट हैं, यानी कि ये हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। वी ऑल्सो डिनोट दिस प्रॉपर्टी बाय ए आर बी इज इम्प्लाइंग बी आर ए, मतलब ए आर बी इम्प्लाइज बी आर ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो बात ये हो गई कि इसको अगर हमें समझना है तो मान रखिए ए हम वही लेते हैं 1 2 ले लेते हैं, उसमें दो एलिमेंट्स, और हमारे पास आर अगर कोई इस तरह का रिलेशन है जिसमें कि 1 2 है, 1 2 है, तो यहाँ पर जैसे 1 2 है तो इसका उल्टा वाला भी हमें चाहिए, मतलब 2 1 होना चाहिए। अगर 2 1 नहीं होगा तो वो सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। इस तरह से हम जो है इसको डिफाइन करते हैं। अब इनके अलावा यहाँ पर अगर एलिमेंट है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारा ये सिमेट्रिक तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर और भी एलिमेंट्स होंगे तो हमें और भी इसमें ऐड अप होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर में तो वो रिलेशन जो आर है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। पॉइंट 9 देखते हैं। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव if AB belonging to R and BC belonging to R implies AC belonging to R। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मान रखिए हमने फिर से A 1 2 ही रखा हुआ है तो बात बनेगी नहीं। यहाँ पर हमें जो है एक और एलिमेंट 3 भी हम ले लेते हैं, मान रखिए, क्योंकि R को हमें उस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें कि दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स हों, और उसमें जो जैसे ये देखिए एक कॉमन एलिमेंट भी हो, जैसे 1 2 है 2 3 है तो यहाँ पर 1 3 चाहिए, ठीक है। तो ये 1 3 हो गया। उसके अलावा एलिमेंट्स अगर हैं या नहीं हैं उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है इस तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन को डिफाइन करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को जो हम करते हैं डिनोट दूसरे फॉर्म में, उसको हम ए आर बी कॉमा बी आर सी इम्प्लाइज ए आर सी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए। यहाँ पर देखिए एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स चाहिए, यानी कि ए अगर कोई है जिसमें कि सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं तो उस पर अगर हम कोई भी रिलेशन डिफाइन करेंगे तो वो अपने आप ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड कि यहाँ पर जो है ए बी वाले एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ बी सी वाले एलिमेंट्स तो हम फाइंड कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह से वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, राइट। पर वो फिर भी चेक करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास सिंपल यही डेफिनेशन है कि ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास ए बी बी सी और ए सी होना चाहिए, तीनों अगर होंगे तभी वो ट्रांजिटिव होगा। पॉइंट 10 देखिए। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अभी हमने जो 3 टाइप्स पढ़े थे, अगर कोई फंक्शन इन तीनों कैटेगरीज में फॉल करता है, तीनों में करना जरूरी है, अगर कोई एक मिस हो रहा है
तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। तो ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। पॉइंट 11 है, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज दैट इट डिवाइड्स द सेट इनटू पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस whose collection is called a partition of the set। इक्विवेलेंस क्लास जो ये स्क्वायर ब्रैकेट ए में डिनोट होता है, कंटेनिंग ए बिलोंगिंग टू ए फॉर एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन ए इज द सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स बी which are related to A। The union of all equivalence classes gives the whole set। तो इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में हमने जो मेन वीडियो है इसका, उसमें हमने जानकारी हासिल करी है। तो इक्विवेलेंस क्लास की जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आपको रिकॉल हो गया होगा अब तक कि इक्विवेलेंस क्लास कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक रिलेशन आपका डिफाइंड रहता है, और उसमें जो है, जैसे यहाँ पर हम इक्विवेलेंस क्लास में ए में हम वही सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जिसमें कि ए से रिलेटेड एलिमेंट्स हों। तो एक ए तो होगा ही इसका, बाकी मान रखिए कि हमारे पास A1, A2 इस तरह के एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, तो यही इसके सेट में आएंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें इक्विवेलेंस क्लासेस में बांट देता है जिस सेट पे ये डिफाइंड होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लासेस के बेसिस पर जो पार्टीशन होता है उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस रिलेशन इज दैट इट डिवाइड्स द सेट इनटू पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस whose collection is called a partition of the set। ये पार्टीशन इसीलिए हो गया क्योंकि वो डिसजॉइंट सबसेट्स होते हैं, और जब हम यूनियन लेते हैं उन सभी क्लासेस का तो हमें वो सेट मिल जाता है जिस पर कि वो डिफाइंड होता है, ठीक है। पॉइंट 12, a relation R on a set A is said to be identity relation if every element of A is related to itself only। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन वही होगा, जैसे आपके पास यहाँ पर A मान रखिए एक सेट है, उसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं। तो R अगर ऐसा है जिसमें कि 1 1 2 2 और 3 3, बस यही तीन एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, तभी ये क्या कहलाएंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो आई होप आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया होगा। ये पूरा आप सेट देख के बना सकते हैं, ठीक है। इनके डबलेट्स सारे होने चाहिए और उनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो फिर वो रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। पॉइंट 13 है, अ फंक्शन f इज अ रूल फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B विच असाइंस टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट A अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो है कोई भी फंक्शन होगा, अगर हमारे पास यहाँ पर A एक सेट है, B एक सेट है, तो A टू B वो होगा अगर यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं मान रखिए, तो ये सारे अटैच्ड होने चाहिए इधर वाले एलिमेंट्स से, और हमारा जो है यूनिक अटैचमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जैसे इधर से अटैच्ड हो गया, तो अब ये फर्दर किसी और से अटैच्ड नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये वन एंड ओनली वन से होगा, जबकि यहाँ पर के दो एलिमेंट्स इधर के एक एलिमेंट से हो सकते हैं, पर अब जैसे इसका इमेज बन गया तो अब ये फिर फर्दर किसी और से, इससे या इससे या इससे अटैच्ड नहीं हो सकता है, और मान रखिए कि ये किसी और से हो गया। तो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं उनको हम फंक्शन कह देते हैं। तो बेसिकली हमारा फंक्शन जो होता है वो सबसेट ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है। और रिलेशन जो है वो सबसेट है, ये बिलोंग्स टू नहीं, सबसेट का साइन है। सबसेट के साइन के लिए आप देखिए क्या यूज़ करते हैं, ये होता है और ये आर हो गया, तो एफ सबसेट ऑफ आर होना चाहिए वहाँ पर। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका
फंक्शन जो है सबसेट ऑफ आर होता है, पर ये हमेशा मतलब कोई भी सबसेट नहीं, आर्बिट्रेरी सबसेट नहीं, इसमें जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है तभी। जैसे कि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी तो ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए बी में, ठीक है, और वो इमेज यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो एलिमेंट है कोई भी, जैसे 3 एलिमेंट्स हैं ना आपके पास, इन तीनों में इधर 2 से एसोसिएशन नहीं हो सकता है, एक ही से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का अलाउड है, पर इस तरह का अगर हो रहा है तो ये अलाउड नहीं है फंक्शन के केस में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो अ फंक्शन एफ इज अ रूल फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी which assign to each element of set A unique element of set B. Point 14. Set A is called the domain of the function f and the set B is known as its codomain. The set of values from the set B which are actually taken by the function f is called the range of the function f. We denote it as f a to b. If x belongs to a then fx belongs to b. देखिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर डोमेन के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर जो हमने एक सेट लिया, यहाँ पर एक सेट लिया, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो भी 3 एलिमेंट्स हमने लिए थे ए में, उन सभी का कोई ना कोई यहाँ पर बी में था, ठीक है। तो हम जो है मान रखिए कि फिर से इसको रीडिफाइन कर लेते हैं, इस तरह से 3 हमने बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसका डोमेन, तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं वो बन जाएंगे। रेंज जो है कोडोमेन, ये पूरा बी सेट बन जाएगा, कोडोमेन बी सेट पूरा कोडोमेन बन जाएगा, जिसमें कि 4 एलिमेंट्स हैं, तो चारों ही हमारे कोडोमेन बनेंगे। तो बी जो है सीधा सीधा कोडोमेन बन जाता है। जबकि रेंज जो होता है वो क्या होता है, तो रेंज जो है सिर्फ ये 3 जो एलिमेंट्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यही 3 हमारा रेंज बनेंगे, ठीक है। और डोमेन हमारा ये पूरा सेट ए बनेगा, ठीक है। तो सेट ए हमारा पूरा डोमेन बन गया, जबकि बी जो है वो हमारा कोडोमेन बन गया, और रेंज जो है ओनली एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ बी बन गया। तो ठीक है, तो आपके पास डोमेन, कोडोमेन और रेंज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत ध्यान से इसको अटेम्प्ट करें। पॉइंट 15 है, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज डिफाइंड टू बी 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहते हैं इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। मतलब अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट्स x1 और x2 ले लेते हैं ए में, तो उनके जो इमेजेस हैं तभी बराबर होंगे जब वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये चीज़ जो है, ये नोशन हम प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, पर इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो आपने अभी देखा था वो जो पिछला वाला था कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स थे, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स थे, और यहाँ पर सबका एक एक के साथ एसोसिएशन था, तो ये जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 1 हो जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो पहले लिया था उसमें क्या था ना कि हमने यहाँ पर 2 एलिमेंट्स का एक ही के साथ एसोसिएशन करा दिया था, तो वो फिर 1 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 1 के लिए क्लियर कट बात ये होनी चाहिए कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट वाले सेट में, मतलब डोमेन सेट में, उसका एक और सिर्फ एक ही इमेज हो, और वो इमेज जब किसी का बन गया तो वो दूसरे का किसी का इमेज ना बने, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये फिर आपका 1 फंक्शन हो जाएगा। पॉइंट 16 है, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू सर्जेक्टिव if every element of B is the image of some element of A under F, that is for every Y belonging to B there exists, इसको there exists पढ़ते हैं, an element X belonging to A such that Fx is equal to Y। ये 1 से थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर हमें जो कोडोमेन है उसके सारे एलिमेंट्स ऑक्युपाइड होने चाहिए, और अभी हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो है जो भी एलिमेंट्स है उसका इमेज हुए बगैर ये फंक्शन नहीं बन सकता।
यानी कि इस वाले सेट में तो कोई एलिमेंट ऐसे भी खाली नहीं रह सकता। अब इसमें भी अगर खाली नहीं है तभी जाके आपको वो ऑन टू बनेगा, ठीक है। जैसे ही आपका कोई एलिमेंट खाली हो गया, मतलब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें डाल दीजिए अगर, तो वो फिर ऑन टू नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि इसके बेसिस पर आपको एक एमसीक्यू तो ये भी पूछ सकते हैं कि दो सेट्स दे देंगे और मान रखिए ए टू बी, तो ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं, बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी को थोड़ा एक ज़्यादा रख देंगे अगर, तो फिर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बन ही नहीं पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ऑन टू के लिए जो कोडोमेन सेट है, ये सेकेंड वाला जो सेट है, उसके सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज होना चाहिए। ये जो है प्री इमेज वाला सेट है, ये इमेज वाला सेट है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका, ठीक है। पॉइंट 17 और आज के सेशन का ये आखिरी पॉइंट है। इन्हीं पॉइंट्स में से, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर आपके क्वेश्चंस आएंगे। इस वाली जो टर्म 1 है उसके सिलेबस में इतना ही है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है आप फंक्शन पॉइंट 17 देख रहे हैं, लास्ट पॉइंट है आज के सेशन का। उसके बाद हम जो है दूसरे चैप्टर्स का देखेंगे, वो हम दूसरे सेशन में देखेंगे, दूसरे वीडियो सेशन में देखेंगे। तो 17 है, पॉइंट 17, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन है जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तब हम उनको क्या कर देते हैं, बाइजेक्टिव कर देते हैं। मतलब ये इंजेक्टिव भी होना चाहिए, सरजेक्टिव भी होना चाहिए, तभी जाके ये बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन अगर इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, तो ये बाइजेक्टिव भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर और भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स के लिए मतलब बेसिक बात तो पूछ ही सकते हैं। इन्वर्स इस बारी के सिलेबस में नहीं है तो वो इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन एटलीस्ट इसके डेफिनेशन के बेसिस पर जो भी है तो उसको तो तैयार रखना पड़ेगा। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस जो भी होंगे वो उनका इन्वर्स होता है। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं है या ऑन टू नहीं है तो उसका इन्वर्स भी नहीं होगा। बाकी हमें इन्वर्स निकालने के लिए नहीं पूछेंगे वो। तो इस तरह से आज हमने 17 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर किया। ये जो है आपके तैयारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप पेपर देने जाएं तो इस पॉइंट टू रिमेंबर वाले सेशन को ज़रूर देख लें एक बारी। इससे आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और फिर आप जो है कुछ भूलेंगे नहीं, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात इसके अगले PTR मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर के साथ होगी। अगला चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसका हम बहुत ही जल्द PTR लेकर आएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।